बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान सलीम और आप देख रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस। आज जिस टॉपिक का हम क्रिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो ना ही सिर्फ साउथ एशियन रीजन का इस वक्त सबसे बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उस टॉपिक के ऊपर है, उस इशू के ऊपर है, और वो है इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि इसके मैप्स को देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना के दरमियान मैप्स क्या क्या हैं, क्योंकि एक मैप नहीं है। और मैप को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज तक इंडियन आर्मी तो उसको समझ नहीं सकी। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझता और समझाता वही है जो पावरफुल होता है और जो इस वक्त चाइना कर रहा है। तो हम अभी मैप और उस पर डाले गए क्लेम कि किस किस जगह पे कौन सा मुल्क क्या क्लेम डालता है उसके ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले, नंबर 1। उसके बाद हम फिर हिस्ट्री पे बात करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये शुरू कहां से हुआ और फिर आज यहाँ तक इस नौयत तक कैसे पहुंचा। फिर थर्ड नंबर पे हम आज का जो करंट क्राइसिस जो चल रहा है कि आज क्या अपडेट है उस टॉपिक के हवाले से, या उस इशू के हवाले से क्या अपडेट चल रही है, उस पर हम बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे कि ये जो अभी इस रिसेंट पे जो क्राइसिस चल रहा है, तो पिछले एक साल में क्या ऐसी टॉप एक जो है क्या हरकतें या क्या पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंडिया ने क्या किया या चाइना ने क्या किया जिसकी वजह से आज ये स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। स्टैंड ऑफ तो नहीं कहूंगा, बल्कि चाइनीज मिलिट्री इंक्लूजन हो गई है इंडियन लैंड में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एनालिसिस कि हम इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी के लेंस से, एक थ्योरी के लेंस से हम इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैप क्या है, मैप पे क्या क्लेम है। तो इस वक्त जो मैप आपके सामने है वो ये है कि ये जो एरिया है जहां मेरा कर्सर आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा, ये एरिया जो है ये अस्काई चेन का एरिया है। इसमें जो है अस्काई चेन का एरिया जो है, इसमें चाइना और इंडिया दोनों अपना क्लेम डालते हैं कि ये हमारा एरिया है। चाइना कहता है कि ये उसके जिनजियांग सूबे का हिस्सा है और अस्काई चेन उसके जिनजियांग सूबे का हिस्सा है, जिसकी वजह से लद्दाख अस्काई चेन का हिस्सा है, तो लद्दाख भी हमारा हिस्सा हुआ। ये चाइना क्लेम डालता है। इंडिया कहता है कि अस्काई चेन जो है वो हमारे कश्मीर का एरिया है और अस्काई चेन भी हमारा है और अस्काई चेन का पार्ट है लद्दाख, तो लद्दाख भी हमारा हुआ। तो ये क्लेम यहाँ पे डलता है। फिर उसके बाद आगे आ जाती है पोंगयांग लेक, जो कि इंडियन रीजन पे से होती हुई फिर लद्दाख की तरफ आती है। ये दोनों इंडिया में मौजूद है और चाइना दोनों में मौजूद है, यानी इंडिया से चाइना की तरफ जाती है या फिर आप चाइना से इंडिया की तरफ कर लें। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे इस पॉइंट में जहाँ पे ये लेक मौजूद है, वहां पे भी जो इंडिया की और चाइना की मिलिट्री की आपस में जो है स्किमिशेस, तो क्या कहेंगे कि वो लड़ाई जो है, छोटी मोटी लड़ाई जो है, बैटल, वो चलती है यहाँ पे। और इधर भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आप आ जाएं ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है, जो कि बांग्लादेश के ऊपर आसाम और आसाम के ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका होगा इंडिया का, वहां पे उधर भी जो है चाइना अपना क्लेम डालता है कि ये इलाका जो है ये हमारा है। और फिर इंडिया वहां पे क्लेम डालता है कि ये इलाका हमारा है। और यहाँ पे मैकमोहन लाइन बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अरुणाचल प्रदेश लार्जली क्लेम बाय चाइना। अच्छा, अब इस इशू को दूसरे मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये अस्काई चेन का एरिया है जो कि लार्जली कंट्रोल्ड बाय चाइना, और चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन है, जो बॉर्डर की लाइन है, उसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना ही वहाँ कोई लाइन है, क्लियर लाइन है, ना ही वहाँ कोई एक्चुअलिटी है और ना ही वहाँ कोई कंट्रोल है किसी किस्म का, किसी का भी। आपको पता है वहाँ पे पेट्रोलिंग दोनों ममालिक के फ़ौजी दस्ते करते हैं। अच्छा, ये जो ऑरेंज लाइन है ये 1962 से पहले की LAC है। यहाँ पे उस वक्त चाइनीज़ ट्रूप यहाँ पे खड़े होते थे, लेकिन जब 1962 की वार हुई तो ये डार्क रेड रंग की जो लाइन है, ये यहाँ तक चाइनीज़ ट्रूप पहुँच गए, इन्होंने इलाका कब्जे में ले लिया और फिर उस वक्त से अब तक यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अच्छा, रिसेंटली जो वाक़या हुआ है मई के महीने में, जो चाइनीज़ ट्रूप्स ने इंट्रूजन की है लद्दाख के अंदर, वो ये गलवान वैली से अंदर आए हैं। ये जो गलवान वैली आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये यहाँ से अंदर लद्दाख की तरफ आए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपनी बेसिस बनाई है।
अच्छा, ये पैंगोंग लेक है, आपको अगली पिक्चर में दिखाते हैं। पैंगोंग लेक, हाँ पैंगोंग लेक है। ये पैंगोंग लेक में क्या है कि ये जैसा कि आपको पता है कि ये चाइना और इंडिया दोनों में है। तो इंडिया जो है यहाँ पे फिंगर आउटलेट्स है यहाँ पे, मतलब पहाड़ियाँ हैं, आप समझ लें 8 पहाड़ियाँ कर लें, ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि 8 पहाड़ियाँ। तो इंडिया का क्लेम जो है ना वो यहाँ तक है कि वो कहते हैं कि ये 8वीं पहाड़ी तक हमारा इलाका है, लेकिन चाइना वाले कहते हैं कि नहीं, यहाँ तक, ये दूसरी पहाड़ी तक जो है ना हमारा जो है ना ये इलाका है, हमारी टेरिटरी, वो ये क्लेम करते हैं। तो इधर भी चाइना और इंडिया का पैंगोंग लेक के ऊपर इशू चल रहा है। अच्छा, अब ये चाइना इसको क्लेम क्यों करता है? चाइना के पास अपना जो बॉर्डर इश्यूज के ऊपर जो भी जो उनका एक सबसे बड़ा एक जो उनका एक वो आर्ग्यूमेंट होता है, वो है कि उनका ट्रेडिशनल एक उनका क्लेम होता है हमेशा कि हमारा ट्रेडिशनल क्लेम है। जिस तरह साउथ चाइना सी में 9-9 जो है वो इनका ट्रेडिशनल क्लेम है। हालांकि वो लॉ ऑफ चीज को वहां पे नहीं अप्लाई होता, वो अपना ट्रेडिशनल क्लेम डालते हैं 9-9 का। फिर उसके बाद इसी तरह अस्काई चीन के ऊपर भी उनका ट्रेडिशनल क्लेम है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी उनका ट्रेडिशनल क्लेम है। अब इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि जब नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने, जब इंडिया बना और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने शुरू में ही यूएस का पहले विजिट किया, फिर उसके बाद उन्होंने चाइना का विजिट किया। चाइना यूएस का विजिट उन्होंने 1949 में किया, चाइना का विजिट उन्होंने 1954 में किया, और फिर रशिया का विजिट उन्होंने 1955 में किया। और फिर उन्होंने देखा कि जब चाइना की ना यूएस के साथ वहाँ चाइना ना अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, ना उनकी यूएस के साथ कोई रिलेशनशिप है, और ना ही उनका रिलेशनशिप रशिया के साथ अच्छे। रशिया और चाइना के उस टाइम पे बॉर्डर क्लैशेस चल रहे थे। तो उस टाइम पे चूंकि नेहरू एक विजनरी लीडर था, तो उसने क्या करने की कोशिश की, उसने उस टाइम पे अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि उसने चाइना के खिलाफ जाने की कोशिश की बॉर्डर इशू के ऊपर। और उसने वहां पे, ताकि उसको अमेरिका और रशिया दोनों की तरफ से सपोर्ट मिले, क्योंकि उसका कोल्ड वॉर चल रही थी और दो मेजर पावर थी, वो रशिया और यूएस ही थी। तो उसने चाइना के खिलाफ जाने की कोशिश की और वहां से उसने बॉर्डर डिस्प्यूट की बातें शुरू कर दी। मतलब बॉर्डर के ऊपर उसने अपने क्लेम्स डालना शुरू किए कि स्काई चीन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और उन्होंने कहा कि ये हम सब कुछ लेंगे, जिसको चाइना ने हमेशा अपोज किया। ठीक है। और चाइना ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स और टेबल टॉक की भी ऑफर की, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, या तो रिजेक्ट किया, या अगर वो हुई तो फूल साबित नहीं हुई इंडिया की हकदर्मी की वजह से। फिर 1962 में फाइनली चाइना ने इंक्लूजन कर दी इंडिया के लद्दाख के, इंडिया के अस्काई चीन में इंक्लूजन कर दी। कुछ जो इलाका उनके पास था, अस्काई चीन का इलाका तो चाइना कंट्रोल कर ही रहा था, लेकिन चूंकि बॉर्डर इशू और बढ़ रहा था, तो उन्होंने इंक्लूजन कर दी अपने लद्दाख के एरिया में, अस्काई चीन में और आगे है। ठीक है। और फिर जंग शुरू हुई 20 अक्टूबर 1962 को वो जंग शुरू हुई। और फिर ये जंग जो है मेनली अस्काई चीन के इलाके में भी लड़ी गई और साथ साथ असम सिक्किम के इलाके में भी लड़ी गई। और 20 नवंबर को ये इस जंग का खात्मा हुआ। यूनिलेटरी चाइना ने विड्रॉ किया और चाइना को इसमें बहुत भारी किस्म की विक्ट्री, मैं कहूंगा भारी किस्म की शिकस्त इंडिया को हुई, और चाइना को उसमें बहुत विक्ट्री हासिल हुई। और कुछ क्लेम्स तो ये भी है कि 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो चाइना ने हासिल कर लिया था इसके जरिए। अब क्या हुआ, अब जब चाइना ने ये इलाका हासिल कर लिया, तो उसके बाद जो है इंडिया को अपनी वीकनेस का अंदाजा हुआ। पॉलिटिकल लेवल पे तो नेहरू का एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि वो चाइना के अगेंस्ट है, क्योंकि रशिया और यूएस के साथ हो जाएंगे। बट बैटल फील्ड पे आके ये डिसीजन उनका एक रॉन्ग साबित हुआ, क्योंकि उनको वहां पे जब डिफीट हुई, तो फिर इंडिया पॉलिटिकल लेवल और मिलिट्री लेवल दोनों पे पीछे चला गया। फिर ऑब्वियसली 1965 की उसके बाद जंग हुई, पाकिस्तान ने भी अपने आप को डिफेंड किया और वहां पे भी इंडिया को शिकस्त हुई। फिर उसके बाद 1967 में, मैं आपको चूंकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस दे रहा हूँ, तो 1967 में दोबारा इनका क्लैश हुआ बॉर्डर के ऊपर। और फिर उसके बाद 1987 में क्लैशेस हुए। फिर उसके बाद 2017 में, फिर उसके बाद थोड़ा सा सुकून रहा। लेकिन जो पेट्रोलिंग होती थी ना चाइना की और इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर्स तो अभी तक डिफाइन है ही नहीं ना, तो दोनों की फौजें जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो पेट्रोलिंग करते करते कभी कभी वो आमने सामने आ जाती थी, तो फिर एक बैटल की सिचुएशन, एक झगड़े की सिचुएशन क्रिएट तो हो जाती थी, लेकिन कोई फायरिंग नहीं होती थी और ना ही कोई इंट्रूजन होती थी। बट ये चलता रहा। ठीक है। और 2017 में डोकला स्टैंड ऑफ हुआ। डोकला जो इलाका है वो भूटान में है, और भूटान में और चाइना को उसका कंफ्लिक्ट है उसमें उस एरिया में ना।
तो चाइना ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और फिर भूटान जो आपको पता है कि एक वीक स्टेट है, उसका अलाय जो है भूटान का वो इंडिया है, तो इंडिया ने वहाँ पे आके अपनी फोर्सेस भेजी और फिर वहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ आर्मी का आपस में, और फिर उसके बाद वो सिचुएशन जो है वो डाइल्यूट हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है मई के महीने में, जैसे ही मई 2020 का मंथ स्टार्ट हुआ है, तो इस महीने में चाइना ने जो है वो अब लद्दाख के एरिया से, पैंगोंग की लेक से जो है और स्किम के इलाके से भी चाइना ने जो है वो इंक्लूजन करना शुरू की है इंडियन टेरिटरीज के अंदर, मतलब इंडियन टेरिटरीज जो इंडिया कंट्रोल कर रहा है टेरिटरीज उनके अंदर, क्योंकि चाइना तो अपना क्लेम डालता है इन इलाकों में। तो उन्होंने अब जो है वो नई, ये जो करंट अफेयर्स की एक नई जो स्टोरी है वो यही है कि चाइना ने जो है अपनी फौजें भेजी हैं और वहां पर बेकायदा बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि सैटेलाइट इमेज से साफ वाजे होता है कि वहां पे बंकर्स बन रहे हैं इस टाइम पे। तो और उसके बाद अब जो नई न्यूज भी आ रही है, एनडीटीवी की नई न्यूज जो आई है, जो रिसेंटली बिल्कुल आज की न्यूज है, वो ये है कि लद्दाख से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे जो एयर बेस है चाइना उसको फैला रहा है, उसको बड़ा कर रहा है, मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एयर बेस बना रहा है वहाँ पे। तो जिस तरह अभी एक न्यूज जो है वो है कि एनडीटीवी एक्सक्लूसिव, चाइना एक्सपैंड्स एयर बेस नियर लद्दाख, फाइटर जेट्स ऑन टारमेक, यानी वो रनवे पे इनको जो है वो फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये बात की कि चाइना एक्सपैंड करे इसको। इसके साथ साथ एक और आज की न्यूज जो है वो ये है, जो एनडीटीवी की न्यूज है वो ये है कि पीएम मीट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओवर इंडिया चाइना फेस ऑफ इन लद्दाख, यानी जो सिचुएशन बनी हुई है इसको इंडिया बहुत सीरियस तरीके से ले रहा है इस टाइम पे, और हाई लेवल की वहाँ पे मीटिंग हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे करंट अफेयर के एनालिसिस। अब करंट अफेयर के एनालिसिस का हम आते हैं। करंट अफेयर का एनालिसिस यहाँ पे ये इस तरह है कि लास्ट ईयर अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 इंडिया ने कश्मीर का जो रीजन का जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो थी आर्टिकल से, अपने आर्टिकल 370 और 35 है उसको एब्रोगेट किया, और जाहिर सी बात है जो एक स्पेशल स्टेटस था उस इलाके का, जिसमें कश्मीर भी शामिल था, जम्मू एंड कश्मीर शामिल था, और ऑब्वियसली लद्दाख भी उसी का हिस्सा है, वो पूरा इलाका था उसका एक स्पेशल स्टेटस, उसको खत्म कर दिया। उसको खत्म करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को इंडिया ने उस इलाके को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी थी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब उन्होंने इख्तियार दिया कि इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन लद्दाख के एरिया को उन्होंने कहा कि इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, ये डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल करेगा। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो कंसर्न है वो तो हम सबके सामने ही है कि वो कश्मीर और जम्मू को उन्होंने मिला के तो उसका स्पेशल स्टेटस एक तो खत्म किया हुआ है, फिर जम्मू और कश्मीर को मिला के तो मुसलमान की आबादी कम करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में, पर लद्दाख के अंदर चाइना के क्लेम है और चाइना को ये बात तो हजम नहीं हुई, क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हुआ और इंडिया ने इसको बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूशनली अपने उसको हद में लिया, तहवील में ले लिया लद्दाख को। इसी वजह से आपको याद होगा कि 15 अगस्त को, आई थिंक 15 अगस्त ईयर 2019 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी चाइना ने बुलाया था, वो इसी इशू के ऊपर, क्योंकि वो लद्दाख का जो एरिया था उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशनली, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि अब हुआ ये अगस्त में, फिर यूनियन टेरिटरीज की डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशनली हुई 31 अक्टूबर 2019 में। लेकिन आज चाइना को क्यों ख्याल आया कि वो फोर्सेज जो है वो अपनी मई के महीने में 5 मई को फोर्सेज भेजी, 9 मई को फोर्सेज भेजी, फिर 20 मई को इसने 22 मई इसमें उसने फोर्सेज भेजी। तो आज क्यों ख्याल आया, इतने अर्से पहली वाली बात आज हुई। उसकी रीजन है टाइम अगर हम टाइम लाइन अगर हम देखें 31 अक्टूबर 2019 कॉन्स्टिट्यूशनली तो उन्होंने लद्दाख को अपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया, बट नवंबर का महीना एक तो मौसम सर्द होता है और ऊपर के इलाके में जो हिमालयन रीजन होता है तब तो मौसम सख्त होता है, यानी लड़ाई करने के लिए ये मौसम सूटेबल पहली बात है ही, नंबर 1। नंबर 2, चाइना के अपने क्राइसिस, कोरोना वायरस क्राइसिस शुरू हो गए थे दिसंबर का महीना, वी ऑल नो 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने रिपोर्ट कर दिया था डब्ल्यूएचओ में कि एक ऐसा वायरस है। तो वो वायरस जो है मौजूदा प्रिवेलिंग वायरस जो है वो फैल चुका था चाइना के अंदर, जिसकी वजह से चाइना ने इस इशू के ऊपर उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। फिर ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस मौजूदा वायरस पूरी दुनिया में फैला और फिर सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ये काम किया जाए। इसके ऊपर जो इंडिया ने हरकत की थी लद्दाख ये
जो कॉन्स्टिट्यूशनली लद्दाख को अपने अंदर लिया था, उसके ऊपर वो एक्शन लेने का टाइम नहीं था। लेकिन अब नहीं, सब लिहाज से फीजिबल। जो वायरस फैला हुआ दुनिया में, वो WHO ने कह दिया कि मतलब इट्स अ पैंडेमिक और इसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। तो ये, और चाइना में वायरस वैसे भी खत्म हो गया, चाइना ने कंट्रोल कर लिया। देन मई का महीना बेस्ट वेदर टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन दैट रीजन, ये हिमालयन रीजन जो है। क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, और फिर उन लोगों ने वहां पे अब जो है, अब ये टाइम उनको मिला, तो उन्होंने मौका मिलते ही चाइना ने अपनी जो सोवरेनिटी के ऊपर, जिस चीज के ऊपर वो क्लेम डालते थे, उसके ऊपर जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने एक्शन लेना था वो लिया, और जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इस वक्त उसकी जो है मतलब नींदें हराम हुई है टोटली। क्योंकि इंडियन डिफेंस एनालिस्ट थे, वो सारा का सारा फोकस पाकिस्तान पर डालते थे कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ ये करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने भी उनको दिखाया है कि उनकी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी किस तरह की है। ये 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने उनको दिखाया था। और अब चाइना के साथ बिल्कुल मतलब लिटरली वो 3 किलोमीटर चाइना गलावान जो इलाका है, उससे इसके एरिया से लद्दाख के अंदर आ चुके हैं, बंकर्स बन चुके हैं, और सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, एंड इंडियन आर्मी इज नो वेयर, सीरियसली नो वेयर। सो अब क्या है, अब ये है कि अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान का इसमें क्या रिस्पॉन्स है। इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली, संडे का जो दिन था, ईद का दिन था ऑब्वियसली, तो उस दिन जो आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो ईद सेलिब्रेट की है, वो आर्मी के जवानों में की है, LOC के पास जाके, लाइन ऑफ कंट्रोल। बाय द वे, जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन इस वक्त चल रही है ना, प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जिस तरह हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर में इंडिया के साथ, उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पेट्रोलिंग दोनों करते हैं, जिसकी वजह से दोनों आमने सामने आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वार्न किया है इंडिया को। अब जरा अल्फाज पे गौर करने की, अल्फाज क्या है आपके सामने भी आ रहा होगा कि जनरल कमर बाजवा से disturbing strategic stability metrics in South Asia, not in Kashmir or not between Pakistan and India। ये पाकिस्तान इंडिया की बात अभी नहीं हो रही। Strategic stability metrics in South Asia disturbing, अगर कोई उसको डिस्टर्ब करेगा, could lead to dire consequences, मतलब उसके जो consequences उसको भुगतना पड़ेगा ना, वो बड़े शदीद किस्म के होंगे। ये एक खुल्लम खुल्ली एक वार्निंग है पाकिस्तान की तरफ से। अब आप देखें इंडियन सिचुएशन, अब आप इंडियन सिचुएशन की जरा एनालिसिस करें। नेपाल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के साथ हाईली एक्टिवेट हुआ है इस टाइम। ऑब्वियसली चाइना का तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि 3 किलोमीटर तक चाइना की फोर्सेज आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ का ये बयान कि साउथ एशिया के अंदर, अब साउथ एशिया में क्या है, पाकिस्तान इंडिया का सिर्फ मसला नहीं है, नेपाल का भी चल रहा है, चाइना के साथ भी चल रहा है, क्योंकि इंडिया तो साउथ एशिया में ही है, तो नेपाल भी साउथ एशिया में ही है। तो ये देख लें बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट किस तरह पाकिस्तान ने इसको एक अल्फाज के साथ जो है धमकी दी है। ठीक है, ये पाकिस्तान के इस वक्त का स्टांस है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा ये है कि हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करें इसका, कि ये मतलब IR की कौन सी थ्योरी जो है वो इसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है। वैसे तो हर थ्योरी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस थ्योरी की बात करूंगा वो ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म जो कि जॉन मेयर सैमुअल अपनी किताब द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, उस किताब में उन्होंने इस पूरी ऑफेंसिव रियलिज्म को एक्सप्लेन किया, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर कोई मुल्क पूरी दुनिया में अगर हुकूमत करना चाहता है ना, हेजेमॉन बनना चाहता है, हेजेमॉन मतलब चौधरी बनना चाहता है, सईद बनना चाहता है, तो अगर कोई मुल्क पूरी दुनिया में चौधरी बनना चाहता है, तो उसको चाहिए कि पहले जो उसका आसपास का इलाका है ना, जो उसका रीजन है, जो उसका खित्ता है, जहां पे वो रहता है, जहां पे उसका मुल्क है, पहले उस इलाके में अपना कंट्रोल हासिल करे। फिर उसके बाद जब वो अपने रीजन में कंट्रोल, मतलब पहले कि वो रीजनल हेजेमॉन बने, रीजनल चौधरी बने, अपने खित्ते का चौधरी बने, उसके बाद जो दूसरे इलाके के चौधरी है ना, जो दूसरे खित्तों के हेजेमॉन, उनके साथ फिर मुकाबला करे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये आपको लड़ाई समझनी चाहिए कि इस रीजन में इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे को हेजेमॉन नहीं बनने दे रहे। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना का लेवल तो बहुत ऊपर है इंडिया से, बट अब अमेरिका को नजर आ रहा है कि चाइना जो है वो अपने रीजन में तो हेजेमॉन बन गया है तकरीबन। ठीक है, नाउ चाइना इज चैलेंजिंग अमेरिका ऑन नॉट ऑन मिलिट्री लेवल, ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे तो कर रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे तो कर रहा है। ठीक है, अब ये है कि अब हम देखेंगे कि जो अब इंडिया को US ने
चाइना को कंटेन करने के लिए रखा है कि रीजन की सियासत से चाइना बाहर निकल ही ना सके। तो इसलिए जो यूएस है वो इंडिया को सपोर्ट करता है कि आप जो चाइना को एंगेज करके रखो, ठीक है। अब चाइना जो है वो इंडिया पे ये इस तरह की बॉर्डर स्किमिशेस ये इस तरह क्यों होती है, क्योंकि वो अपना असर रसूख चाइना दिखाना चाहता है कि खित्ते के हेजेमोन में हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा ये क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि सबसे पहले रीजनल हेजेमोन बने, फिर बाद में वर्ल्ड का हेजेमोन बने, ठीक है। अब इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को कंटेन करने के लिए चाइना को पाकिस्तान की जरूरत होती है। तभी आपको देखा कि आर्मी चीफ का बयान भी आ रहा है, ठीक है, कि इंडिया को कंटेन किया जाएगा पाकिस्तान के थ्रू और अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को कंटेन किया जाए इंडिया के थ्रू। अब इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो फ्यूचर आपको पता लग जाएगा कि आगे पाकिस्तान और चाइना की इंडिया के खिलाफ बड़ी सख्त कोऑपरेशन होने वाली है। और ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अपनी आंखें इसलिए दिखाता है क्योंकि वो समझता है कि उसके पीछे यूएस खड़ा है। बट वी ऑल नो कि यूएस जिसका भी एलाई बनता है उसका क्या असर होता है, ये यूएस क्या अपने इंटरेस्ट को किस तरह फॉलो करता है। वी हैव सीन दिस इन अफगानिस्तान कि जहाँ पे इंडिया ने कितना पैसा लगाया और फिर एंड पे ट्रम्प ने कह दिया कि मोदी ने तो वहां पे सिर्फ लाइब्रेरी बनाई और कुछ भी नहीं किया, एंड देन तालिबान की निगोशिएशन से इंडिया को बिल्कुल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस था इस टॉपिक के ऊपर, वो यही हमने एक्सप्लेन किया। पहले मैप को देखा, फिर क्लेम्स को देखा, फिर देखा करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम पे, फिर हमने देखा कि करंट अफेयर एनालिसिस क्या है कि लास्ट टाइम क्या क्या बातें हुई और क्यों आज ही का मौका है कि आज के महीने में जो चाइना है उसने इंट्रूजन की, ठीक है। और इंडिया का क्या हालत है इस टाइम, इंडिया की क्या हालत हुई है, और फिर हमने एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस इशू को किस तरह डील किया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिले।